नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे सांसद खेल महाकुंभ की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां 3 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है। कौन सी है वो तारीखें जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र तखतपुर पहुंचे हैं और यहां पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क का अवलोकन किया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हो रहा है। आखिर क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। वर्चुअली उद्घाटन के दौरान उन्होंने खो खो खेल देखा। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। बता दें कि सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की खेल स्पर्धाओं में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। यह खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है, जो जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपने खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर एवं मंच प्रदान करती है। बता दें कि यह क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का भी प्रयास करता है। महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है, और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली दूसरे चरण का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, जैसे कि खेल से जुड़ी गतिविधियां यहाँ पर होंगी महाकुंभ में, तो किस तरीके से यहाँ पर युवाओं को फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जो खेलों में रुचि है वहां के युवाओं की, वो निखर कर बाहर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में नेहरू युवा केंद्र हो या फिर अन्य मंत्रालयों के माध्यम से इन खेलों के आयोजन होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को निखारने को लेकर और उनको नया मंच देने के लिए यह कार्यक्रम का आरंभ किया है। और उत्तर प्रदेश में 80 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर सांसदों के द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और आज बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वहां के सांसद हरीश द्विवेदी ने किया। इस दौरान वहां पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद रहे। उसके साथ ही एमएलसी डॉक्टर सुभाष यदुवंश मौजूद रहे हैं। और करीब 40,000 से ज्यादा युवा उस समय मैदान में खचाखच भरे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की भीड़ को देखा और दोनों ही बड़े महाशीर्ष नेता गदगद दिखाई दिए जिस तरीके से युवाओं की भीड़ थी। और उस महाकुंभ में उन्होंने अपना योगदान दिया है। करीब 22 प्रकार के खेल कराए गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रतिभा के धनी जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रतिभाग किया है। और यह सांसद खेल महाकुंभ का दूसरी चरण है, जो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में हो रहे कार्यक्रम का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस तरीके से जो खेल प्रतिभा के धनी लोग हैं उनकी प्रतिभा निखर कर आएगी। और क्योंकि महर्षि वशिष्ठ की यह जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ ये पावन कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे में जो युवाओं की प्रतिभा है वो अब बाहर आएगी, उनको एक नया भविष्य मिलेगा। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे जो काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उससे उनको लाभ मिलेगा। इस दौरान बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने घोषणा की है जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां 5 इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे, ताकि जो विभिन्न प्रतिभाओं के धनी खिलाड़ी हैं जिनको अभी खेल के लिए मैदान नहीं मिलता है, उनका आयोजन किया जाएगा। जी जी, तो जिस तरीके से काफी सारे खेलों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो आउटडोर की बात हो या इंडोर की बात हो, काफी सारे युवा भी इससे जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज उद्घाटन किया गया है, देखा जाए तो करीबन 40 लाख से भी ज्यादा युवा यहाँ पर जुड़े थे। बात की जाए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन था, उनकी मौजूदगी थी और इतना बड़ा सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां बस्ती जनपद के साथ ही अन्य जनपदों के वहां पर युवा खिलाड़ी पहुंचे हुए थे। तमाम गणमान्य सांसद, विधायक, सदस्य विधान परिषद और अन्य जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे, तो बहुत ही कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में जहां पर भी खेल का आयोजन किया जा रहा था, तो वहां भी कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, भारी पुलिस बल लगाया गया था। इस दौरान जो देखा गया है कि सबसे अच्छी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश में ये आयोजन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में रहे तो सुरक्षा की चूक कहीं हो नहीं सकती थी। उसके लेके जो खुफिया एजेंसी वो पहले से अलर्ट थी, क्योंकि तमाम गणमान्य व्यक्तियों को वहां पर मौजूद रहना था। और इसके साथ सबसे बड़ी जो व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर पूजा की गई थी वो थी कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और खासकर जो बालिकाएं आई हुई थी या जो फीमेल खिलाड़ी कही जाए, प्लेयर्स थी, उनके लिए खास पुलिस की व्यवस्था की गई थी, महिला पुलिस लगाई गई थी पहले, और उसके बाद जो अन्य पुलिसकर्मी थे, चाहे पीएसी हो, अन्य जो सुरक्षा प्रबंध किए गए थे कि किसी भी महिला खिलाड़ी के साथ कोई भी अभद्रता ना हो, उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना मिले, उस पर खास फोकस था। और यह सफल आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन पर जिला प्रशासन ने किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतुष्टि भी जताई है जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया, उसके लिए उन्होंने कहा कि बधाई के पात्र हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से पूर्व में खेल होते थे महिला खिलाड़ियों के साथ, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभद्रताएं सामने आई हैं या उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है या सुरक्षा में कमी दिखाई है, वो इस बार नहीं दिखाई दी। कि मुख्यमंत्री का साफ दिशा निर्देश था कि महिला खिलाड़ी हो या पुरुष खिलाड़ी हो, उनके खाने पीने और सुरक्षा और रहने के खास इंतजाम किए जाए। उसी के आधार पर कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा उस दौरान जिसमें ये कार्यक्रम चल रहा था, तो बड़ी ही एकाग्रता से इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। स्वयं वहां के बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी संबोधित कर रहे थे और वो पूरा जो सिनेरियो था कार्यक्रम का वो बता रहे थे, पूरी जो विशेष रूपांकन था वो बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने सुना और फिर उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे कार्यक्रम का संबोधन देकर एक नया मान बढ़ाया है कि किस तरीके से महर्षि वशिष्ठ की जो धरती पर ये कार्यक्रम हो रहा है, युवाओं को 40,000 युवाओं को खेल का मौका मिला है, विभिन्न प्रतिभाओं के जो धनी लोग हैं, और इस खेल के आयोजन में जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, चाहे वो पुरुष हो या महिला खिलाड़ी हो, उनको सम्मानित भी किया गया है। तो अब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि युवाओं को बड़ा मौका मिले, उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। बता दें कि तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगी। इसके अलावा तीनों राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स हैं। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स, 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले 97,000 वोटर्स हैं और 1.76 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो जैसे कि आज आपने देखा ही है कि यहाँ पर 3 राज्यों के जो चुनावों का ऐलान हो चुका है, चुनाव होने वाले हैं और जिनका नतीजे जो हैं वो 2 मार्च को सामने आ जाएंगे। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी।
और सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान तो मार्च को होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, देखा जाए तो यहाँ पर 3 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये जो चुनाव है, हालांकि छोटे राज्य ही माने जाते हैं, लेकिन चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर जो आगामी जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद अन्य राज्यों में भी लगातार विधानसभा के चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो इसको लेकर जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की है और चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, उसको देखते हुए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर अब चुनाव आयोग अपना पूरा कार्य करेगी और निष्पक्षता के आधार पर वहाँ पर चुनाव संपन्न होंगे। जी, अगर देखा जाए यहाँ पर तो एडवांस नोटिस का यहाँ पर प्रावधान इस बार चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, इससे फायदा क्या होगा? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर इसमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसमें जो नियम है वह बनाए गए हैं और एडवांस नोटिस जो आप बता रहे हैं उनका क्या देखा जोखा रहेगा, इसको देखना पड़ेगा और उसके आधार पर ही चुनाव वहां पर संपन्न होंगे। जी, तो चुनाव 3 राज्यों में है और बात करें अगर 9 राज्यों की, तो 9 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। अभी 3 राज्यों का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे भारत में एक तरफ देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा है, काफी सारे चुनावी मोड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इन 3 राज्यों में आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अब जो चुनाव हो रहे हैं, 3 राज्यों के चुनाव की घोषणाएं हो गई हैं, इसको लेकर के सभी जो राजनीतिक दल हैं वे अपनी अपनी रूपरेखा बनाएंगे और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, किसके साथ गठबंधन में जाना है, इसको लेकर के भी मंथन और चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी भारतीय जनता पार्टी की हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो गई है और जेपी नड्डा जी को जून 2024 तक के लिए कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इन राज्यों में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा चुनाव में अपनी सहभागिता दिखाएगी और कहीं ना कहीं वह कोशिश करेगी कि वह कहीं ना कहीं चुनाव जीत सके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र तखतपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर ग्रामीण जो क्षेत्र है यानी कि औद्योगिक पार्क का अवलोकन उन्होंने किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के आग्रह पर उनकी ओर से निर्मित कोसा जैकेट को पहना और लाभान्वित हितग्राहियों से भी बात की है। मुख्यमंत्री ने रीपा औद्योगिक पार्क स्थल पर पीपल का पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक किसान ने पटवारी की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जांच के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तखतपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बेलपान में आयोजित भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण एवं राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ कार्यक्रम में जनता से संवाद की शुरुआत की। तो जिस तरीके से देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लगातार 3-4 महीने हो चुके हैं जहां पर भेंट मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल शामिल होकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। और आज फिर एक बार सीएम भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि बिलासपुर पहुंचे हैं, बिलासपुर के तखतपुर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल, जहां पर उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित की है और लोगों से संवाद किया है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र तखतपुर पहुंचे हैं, यहाँ पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क का उन्होंने अवलोकन भी किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों के आग्रह पर उनकी ओर से निर्मित कोसा जैकेट को पहना और लाभान्वित हितग्राहियों से भी उन्होंने बात की है। मुख्यमंत्री ने रीपा औद्योगिक पार्क स्थल पर पीपल का पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक किसान ने पटवारी की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जांच के भी निर्देश दिए हैं।
इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तखतपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बेलपान में आयोजित भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र में दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण एवं राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ कार्यक्रम में जनता से संवाद की शुरुआत की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई है। निशा, देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो कितना कारगर साबित होगा सीएम भूपेश बघेल का ये भेंट मुलाकात? जी पूजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम जनों से मिल रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले कोरबा जिले के दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पाली का दौरा किया, फिर उसके बाद विधानसभा कटघोरा पहुंचे और आज बिलासपुर से होते हुए वो सीधे बिलासपुर जिले में है और वहां पर जो है आज भेंट मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तखतपुर विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। अलग अलग ग्रामों में वो जा रहे हैं और 3 ग्राम आज ऐसे होंगे जहां पर मुख्यमंत्री की जन चौपाल लगाई जा रही है। बेलपन्ना में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां अरपा पैरी के धार जो कि हमारा राज्य की गीत है उसके साथ शुरुआत हुई। वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनों को संबोधित किया और उनसे जानने की कोशिश की, 1 to 1 संवाद किया कि आखिर वहां की स्थिति क्या है, किस प्रकार जो विधायक है वो वहां के लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और कितना जो सामंजस्य बैठाने की बात है वो कितना दिख पा रहा है। और इसी के साथ वो ये जानना चाहते थे कि जमीनी हकीकत उन जिलों की, उन विधानसभाओं की क्या है। इसे लेकर जो है इनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। अब तक 61 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कर चुके हैं। आगामी समय में भी ये भेंट मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। सड़कों की समस्या से लेकर के अस्पतालों की समस्या तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर एक समस्या पर नजर बनाए हुए हैं और वो ये भी कह रहे हैं, जो वो जहाँ पर जा रहे हैं, कि मैं आपकी समस्याओं को आपके माध्यम से सुनने यहाँ पर आ रहा हूँ और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप मुझे बताएं। लोग बता भी रहे हैं, अभी धान खरीदी का जो आंकड़ा था वो भी सरकार ने पूरा कर लिया है, उसकी भी खुशी को जाहिर कर रहे हैं और इसी के साथ किसानों को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो किसान हितैषी सरकार है, जो भूपेश बघेल लगातार जो है फैसले ले रहे हैं और उसी के साथ 110 लाख मैट्रिक टन का जो बड़ा वो रखा गया था उसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। 31 जनवरी तक धान खरीदी की अंतिम तिथि रहेगी और अब जो ये आंकड़ा है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जी पूजा। जी बिल्कुल निशा, अगर देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है इस साल और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की एक अच्छी पकड़ यहाँ पर मानी जा रही है। ऊपर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार सीएम भूपेश बघेल द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। तो जिस तरीके से लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ का आगे का नजारा क्या हो सकता है? जी पूजा, आगामी चुनाव में महज 10 महीने का समय शेष रह गया है। दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर जीतोड़ कोशिश कर रही हैं कि ये चुनाव उनके हक में हो। भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम लगातार जो है वो चलता जा रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है। जब भी उन्हें बीच बीच में कुछ पार्टी के जो ऐसे कार्यक्रम आ जाते हैं जिनसे उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़ता है, केवल उसी समय रुक रहा है। दूसरी ओर देख रहे हैं हम कि बीजेपी की जो है लगातार जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी केंद्रीय स्तर तक अपना जोर लगा रही है। 2 दिनों की जो बैठक थी वो भी चल रही थी, उसमें जो छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे हैं, डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, सरोज पांडे, वो तमाम चेहरे वहां पर नजर आ रहे थे और आगामी दिनों की रणनीति भी सेट कर रहे हैं कि अब जब चुनाव में इतना कम समय बचा हुआ है तो किस प्रकार बीजेपी अपना दमखम दिखा पाएगी, इसे भी लेकर वो कर रहे हैं। और जो बड़े संभाग है, अगर हम बस्तर संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग की बात करें, जहां पर विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां पर अपना दमखम दिखाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो रही है। चुनावी मुद्दों की पकड़ बना रही है कि किस प्रकार वो कौन से मुद्दे होंगे जिनमें कांग्रेस को घेरा जा सकता है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा गरबा बुरवा बाड़ी
गौठानों का जिस प्रकार संचालन चल रहा है, ये तमाम तरीके की चीजें जो है कांग्रेस कर रही है और आगामी चुनाव के परिणाम ही ये बताएंगे कि आखिर कौन कितना कारगर साबित होता है और किन की योजनाओं में कितना दम है। जी पूजा। बिल्कुल, अगर देखा जाए निशा यहाँ पर तो जिस तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार चल रहा है, वहां पर देखा गया है सीएम भूपेश बघेल को कि लगातार जो भी लोग वहां पर शिकायत लेकर आते हैं तो तुरंत ही वहां पे उनका निराकरण किया जाता है। वहीं किसानों का भी आज यहीं पर एक किसान ने भी एक पटवारी के ऊपर शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां पर उसका निराकरण किया गया। तो जिस तरीके से लगातार सीएम भूपेश बघेल लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इसको लेकर? जी पूजा, बिल्कुल जिस प्रकार जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, जिन भी विधानसभाओं में जा रहे हैं वहां पर समीक्षा बैठक सबसे अहम है। पहले ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि हर विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री पहुंचा हो और जैसे ही मुख्यमंत्री ये 90 विधानसभाओं का दौरा पूरा कर लेंगे तो वो अपने आप में एक जो कारागार साबित होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने हर एक विधानसभाओं का दौरा इतनी कम समय में पूरा किया हो। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि समीक्षा बैठक में अधिकारियों से वो रूबरू हो रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो कितने कारागार साबित हो रहे हैं। सड़कों से लेकर जो आंदोलन चलता है, जिस प्रकार स्टूडेंट को स्वामी आत्मानंद स्कूल की हम बात कर ले कि जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ बैंकों की और आत्मानंद स्कूल की मांग जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो लोग वहाँ पर अधिकारियों की जिस प्रकार की शिकायतें कर रहे हैं उस पर भी मुख्यमंत्री तुरंत जो है एक्शन मोड पर दिखते हैं। कई बार हमने देखा कि उन्होंने अधिकारियों को सस्पेंड किया, कई बार सख्त रवैया भी अपनाया और इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारियों को हिदायत भी देते हुए आ रहे हैं कि आप अपना काम पूरी निष्ठा से करिए, आम लोगों को समस्या ना हो इसका ध्यान रखिए और आगामी दिनों में जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं उन्हें बढ़ाने में हमारी मदद करिए। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने के योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हो रहा है। पुजारियों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और कॉरिडोर के प्रस्तावित डिजाइन की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखे 108 पत्र भी भेजे हैं, जिसमें कॉरिडोर निर्माण को बंद करने और वृंदावन की विरासत को बचाने की अपील की गई है। बांके बिहारी व्यापारी संघ के अध्यक्ष अमित गौतम ने कहा कि हम यह एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से मामले में समाधान की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर आंदोलन भी तेज कर दिया गया। आज हमने जो सरकार द्वारा प्रस्तावित यहाँ कॉरिडोर बनाने की योजना लेकर आ रहे हैं, उस योजनाओं में जो वृंदावन का स्वरूप, पौराणिक स्वरूप और कुंज गलियों को जिस तरीके से मिटाने का कार्य सरकार एवं प्रशासन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध सभी ब्रजवासियों ने आज किया है। आज विरोध प्रदर्शन का हमारा 6वां दिन है। आज आपने नक्शा भी जलाया? जी, नक्शा को, जो कॉरिडोर का नक्शा बड़े तरीके से इन्होंने पब्लिक लाकर इन्होंने ये बताना चाह रहा है कि हम इतने में नक्शे में ये बनाएंगे, तो वह कॉरिडोर का एवं उसके नक्शे को जलाकर हमने कॉरिडोर का विरोध किया। नक्शे का हम प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। ये 5 एकड़ का जो गलियारा है, इसको वृंदावन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन की कुंज गलियां ही जब खत्म हो जाएंगी, वृंदावन का जो कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर सब खत्म हो जाएगा, तो हम इस नक्शे का क्या करेंगे। तो आज हमने विरोध दर्ज कराया है, नक्शा जला करके कॉरिडोर का नक्शा जलाया है, इसलिए कि ये कॉरिडोर हमको किसी भी कीमत पर श्री राम वृंदावन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, देखा जाए तो यहाँ पर लगातार विरोध देखा जा रहा है कॉरिडोर बनाने के लिए। योगी आदित्यनाथ का लगातार जो व्यापारी संघ है लगातार विरोध कर रहे हैं, तो आखिर मामला पूरा क्या है, क्यों आखिर वो विरोध किया जा रहा है? आपको बता दूं कि ये वृंदावन में 5 एकड़ भूमि में
कॉरिडोर प्रस्तावित है जो मुख्यमंत्री द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है और यहाँ पर जो है कई विभाग इसमें लगे हुए हैं इस कॉरिडोर के लिए, क्योंकि ये जो है मामला हाई कोर्ट तक गया हुआ है और यहाँ पर जो है तमाम मार्केट और जो दुकानें हैं और घर हैं लोगों के, उसमें भी लोग जो है इसलिए विरोध कर रहे हैं कि प्राचीन काल की जो गलियां हैं वहां पर जो है कुंज की गलियां जिन्हें बोला जाता है, उन गलियों को वो लोग हटाना नहीं चाह रहे हैं और उनके व्यापार पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और जिनके घर बने हुए हैं उन घरों पर भी एक तरीके की आफत सी आ जाएगी। तो जो महिलाएं और तमाम पुरुष जो है इसमें मिलकर विरोध कर रहे हैं, उसमें उनका कहना है कि कॉरिडोर हमारा नहीं बनाया जाए, ये प्राचीन स्वरूप जो है इसको जो है सरकार नहीं मिटाए। और उन्होंने जो है इस बात का भी जो है विरोध किया है कि जो कॉरिडोर बनेगा उसकी अभी आज 5वां दिन है, उसकी प्रतियां भी जो है उन्होंने जलाई हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच गया है। जी पूजा। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी इनके पक्ष में नहीं आया, तो क्या कुछ आगे की रणनीति हो सकती है इनकी? जी, हमने वहां के लोगों से और व्यापारियों से जो है बात करी और स्थानीय निवासियों से बात करी, तो उनका कहना यह है कि हमारा जो है यहाँ पर व्यापार चौपट हो जाएगा, हमारी जो प्राचीन जो गलियां हैं, प्राचीन स्वरूप जो है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का, कुंज की गलियां हैं वृंदावन में, वो समाप्त हो जाएंगी। 5 एकड़ की भूमि बहुत काफी होती है और हम लोग जो है अपने घर से भी जो है निकल जाएंगे, हमारा घर भी नहीं बचेंगे, हमारी दुकानें नहीं बचेंगी, जो हमारा व्यापार यहाँ पर चलता है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल कॉरिडोर बनाने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।